दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस 1 में। दोस्तों हम आज बात करेंगे बीए फाइनल ईयर के इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लस कर ले ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को पूरा कंप्लीट किया है जिसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं। दोस्तों अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम सेकंड यूनिट के पूरे 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं जिसको हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर के बारे में ज़रा सा भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों हाँ, बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप होने वाले 30 तारीख के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। दोस्तों हम अपने इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों के एनालाइज भी कराते हैं जिसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रकार की वीडियो बनाई जाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करना और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भारत में रोजगार का प्रमुख आधार क्या है? दोस्तों आपको पता है भारत किस चीज़ पर निर्भर है? तो भारत ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आपातकालीन ऋणों की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों यह 15 महीने से कम होती है, तो ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का क्षेत्र पशुपालन से संबंधित है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुप्रभा और सुरभि किसकी किस्म है? दोस्तों यह अदरक की किस्म है, तो ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो दोस्तों यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो दोस्तों जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं वे कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, तो सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सूची को सम्मिलित कीजिए कि सही कोड में मतलब सही व्यवस्था में देना है। तो दोस्तों चाय आसाम में उगाई जाती है और गन्ना उत्तर प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में, सेब हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे करके सही है। तो दोस्तों आप देख लेना आपको कैसे टाइप में रखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हाँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, गलत युग्मक को पहचानिए। दोस्तों आपको पता है चाय तो आसाम में होती है, नारियल केरल में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में, मूंगफली मैंने अभी आपको बताया था गुजरात में, तो यह गलत है बिहार, तो सी आंसर हो जाएगा राइट। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और कर्नाटक को तीसरे नंबर पर रखा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिछले दशक में भारत में कृषि उत्पादन का उल्लेखनीय वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके। तो दोस्तों अच्छी कृषि को उगाने के लिए तो उन्नति करनी पड़ेगी। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों रबी की फसल, सरसों, ककड़ी, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों भारत दुनिया में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन हो जाएगा बिल्कुल सही, बी आंसर हो जाएगा राइट। छोटी भूमि जोतों को एक बड़े समूह में जोड़ने को भूमि हेडिंग्स पर, तो इसका हो जाएगा डी आंसर, भूमि जोत का समीकरण।
14वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि प्रणाली का वर्णन करता है जो बड़े क्षेत्रों की एक ही फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों वो होता है वृक्षारोपण कृषि, जिसमें हम कई तरह की फसलें उगा लेते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा एक फसल के समर्थन की जाती है। तो दोस्तों वह की जाती है न्यूनतम समर्थन वाली मूल्य फसलें। तो इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण खेती के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों चलो नीचे की ओर चलते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह हो जाएगा आंसर नंबर डी। किसानों ने पेड़ों की कटाई, उन्हें जलाने, अनाज व अन्य खाद्य फसलों को उत्पादन करने के लिए भूमि को एक पैच में साफ किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करते रहना। और दोस्तों हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इसकी शायद 3rd यूनिट की वीडियो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी। अगर आप वीडियो को जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में कमेंट करके ये बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएस ग्राम पंचायत स्तर की स्थायी पीएस में ए का अर्थ क्या है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कृषि। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। तो दोस्तों यह है भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हरित क्रांति भारत में निम्नलिखित के बीच किसके प्रयासों का परिणाम है। तो दोस्तों जो भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति लाए थे वे लाए थे एम.एस. स्वामीनाथन। और जो दोस्तों विश्व में है वे है के.वी. काथम, जो विश्व भर में है। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो दोस्तों नाबार्ड का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। नाबार्ड 6ठी पंचवर्षीय योजना को स्थापित किया गया। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। तो ये तीनों ही आंसर बिल्कुल है, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किसके पास सरकार को विभिन्न वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन की सिफारिश करने का कार्य है। तो दोस्तों यह होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग पर। तो इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोना पीबी 18 और कल्याण एचआईवीएस कार्यक्रम में उच्च उपज वाले विभिन्न किस्म जिनका उपयोग निम्नलिखित फसलों में किया गया है। तो दोस्तों यह गेहूं की बहुत ही इम्पोर्टेंट फसलें हैं या इनकी वैरायटी है। तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारत में लघु सिंचाई आईडीपी कौन सी विकास खेती और मशीनीकरण के सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा शुरू की गई है। तो दोस्तों वह की गई है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसका डी आंसर हो जाएगा राइट। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पंफर स्टेटिंग की जिम्मेदारी के साथ शुरू की गई एजेंसी। तो दोस्तों वह की गई थी भारतीय खाद्य निगम। तो इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट। वर्टिकल्चर से आप क्या समझते हैं। दोस्तों जो वर्टिकल्चर होता है उसमें अंगूर की खेती की जाती है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। मिश्रित कृषियों को सम्मिलित है। तो जो मिश्रित होते हैं जिसमें कई तरह की फसलें उगाना होता है, जिसमें इसका हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट। कई तरह की फसलें उगाना व पशुपालन भी करना। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, समर्थित मूल्यों को खाद्यान्नों को सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रकार की करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, इनको सही क्रम में जोड़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जयपुर में और राष्ट्रीय कृषि यूनिगना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का हो जाएगा पंतनगर।
भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम रखा गया है? रिलीज। तो इसका हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य देश है जो चुनिंदा जिलों के लिए लेखा की जमीन में दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मतलब अच्छी हो रही है इसमें से, तो इसका बी आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस बैंक के किसानों को आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, तो इसका हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषियों की आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ फसल को उपज बढ़ाना, तो डी आंसर हो जाएगा राइट। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? दोस्तों यह की गई थी 28 जुलाई 2000 में, तो इसका हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट। राष्ट्रीय कृषि नीति के निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य रहे हैं? तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार के उद्देश्य रहे हैं, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार नए कृषि बिल किसानों की आय उत्पादकता को बढ़ाएगा, यह ब्रोकोसिया से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। यह कथन मतलब कैसा है? तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति के शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन, तो भारत के ये सर्वप्रथम है, तो बी आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार के हिस्से सम्मिलित हैं, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किस क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना है? तो दोस्तों हरित क्रांति के द्वारा, तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। कृषि के समग्र विकास में वृद्धि उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति है? तो दोस्तों यह है सदाबहार क्रांति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल गलत हैं, तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट। हरित क्रांति से संबंधित कथन पर विचार करें। तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सत्य हैं, तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। हरित क्रांति का संबंध कथन पर गौर करें। तो दोस्तों इसका न तो ए है और ना ही बी है, दोनों ही गलत हैं, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सदाबहार क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ए और बी दोनों बिल्कुल सत्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सदाबहार क्रांति के लिए 3 साल के रेड मैप का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यह किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सदाबहार क्रांति के लिए 3 साल का रोड क्या था? तो दोस्तों यह किया गया है सन 2017 से 2020 तक, तो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुनिया भर में कृषि को बदलने के अनेक आविष्कार किए जा रहे हैं, जिसमें निम्न रूप से सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसमें ये तीनों ही आर्टिकल बिल्कुल राइट हैं, तो डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। ये तीनों ही प्रकार की विधि अपनाई जा रही हैं, तो डी आंसर बिल्कुल सत्य है। CAP का पूरा नाम क्या है? कमीशन फायर एग्रीकल्चर कास्टेड एंड प्राइज, तो ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 57वां क्वेश्चन क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के निम्न में से क्या फायदे हैं? तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार के फायदे सम्मिलित हैं, तो इसमें कृषि खेती के तरीके को सुधार होगा, किसानों की बेहतर दाम मिलेंगे, तो ये हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट। कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए आवश्यक कदम है, तो दोस्तों ये सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं, तीनों ही सत्य हैं, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट।
कंटेंट फार्मिंग में आने वाली चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं? तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार की चुनौतियाँ हैं, बड़े खरीदारों को इधर को बढ़ावा देना, सामान्य किसानों को समझना और मुश्किल करना, छोटे किसानों को कम फ़ायदा, यानी डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो ये सभी प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्ध्वाधर खेती की तकनीक में सम्मिलित है? तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार के सम्मिलित हैं, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। ऊर्ध्वाधर कृषि प्रणालियों की संरचना के सामान्य विकल्पों में से निम्न में शामिल हैं। तो दोस्तों इमारतें, सुरंगें, स्प्रिंग कंटेनर, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नियंत्रण पर्यावरणीय कृषि फसल में पैदावार बढ़ाने या बढ़ते मौसम को विस्तार करने के लिए प्राकृतिक वातावरण का संशोधन। यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सत्य है, ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। ऊर्ध्वाधर खेती के लाभ। तो दोस्तों मौसम का प्रतिरोध, कृषि अक्षमता, पर्यावरण संरक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही प्रकार के फायदे हैं। कृषि को बदलने के लिए हाल ही में 5 आविष्कार हुए हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दोस्तों अभी कृषि को बदलने के नई-नई तकनीकी या नई-नई विधि अपनाई जा रही हैं। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके कारण किसानों की आय दुगनी करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना हेतु, संकट कृषि को कम करने हेतु, गैर कृषि व्यवसाय को कम करने वाले को बीच समानता लाने हेतु। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 66वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? किसानों की आय में सुधार करने के लिए निम्न तरीकों को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों यह तीनों ही उत्पादकता में सुधार, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि में बाजार योग संशोधन को बढ़ाना, ये तीनों ही बातें बिल्कुल राइट है। तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 67वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पूरे देश में किसानों की कम आय के कारण बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। दोस्तों सरकार को ध्यान देना चाहिए, किसान आत्महत्या को रोका जाए। 68वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किसानों की आय कम होने के का क्या कारण है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन की समस्या, बाढ़ व सूखा, कम वर्षा होना व उचित दाम ना मिलना, तो ये बहुत से कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो दोस्तों डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। किसानों की आय बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों देश भर में सिंचाई की बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, किसानों की मृदा व्यवस्था कार्ड वितरित करना, ये तीनों ही प्रकार की समस्या बिल्कुल राइट है। तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी। हाल ही में नीति आयोग ने अपने 3 बिंदु एक्शन एजेंडा के साथ अब सामने आया है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए 4 सूत्रीय कार्य योजना पेश की है। तो बिंदु को निम्नलिखित में उप शामिल हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रकार की शामिल है। तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 71वां क्वेश्चन क्या कहता है? सन 2022 में जब देश अपनी आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो किसानों की दुगनी आय हो चुकी होगी। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कब की? दोस्तों यह की गई थी 28 फरवरी 2016 में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 72वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलान कीजिए ताकि सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही सम्मिलित में चयन किया जा सके। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले का आंसर हो जाएगा 0.6%, सेकंड का आंसर हो जाएगा 6.3% और जी तीसरे का हो जाएगा 5.0% और चौथे का हो जाएगा 2.9%। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019-2020 में कृषि विकास दर में कितना अनुमान है? तो दोस्तों 2.8% का अनुमान है। तो ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा राइट। 74वां क्वेश्चन क्या कहता है? सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य में जो समिति बनाई है उसका क्या नाम रखा गया? तो दोस्तों वह रखा गया दलवाई समिति। तो यह नीति आयोग ने फैसला लिया है। तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट।
75वां क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों यह रोम में स्थित है, जो रोम है ये इटली में पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यह भी रोम में स्थित है, यह इटली में पड़ता है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का एक विशेष एजेंसी का नाम, तो दोस्तों वह संयुक्त राष्ट्रीय बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार है और आर्थिक विकास के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पर्यटन संगठन। 79 क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों से संबंधित है और सामाजिक सुरक्षा और काम करने के अवसर प्रदान करती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कृषि अनुसंधान के लिए किन क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं। तो दोस्तों कपास के क्षेत्र में, पटसन के क्षेत्र में, गन्ने के क्षेत्र में, इन तीनों ही प्रकार के क्षेत्र में कार्यक्रम किया गया, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 81वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कृषि पुनर्वितरण में विकास निगम बोर्ड नाबार्ड को विलीन कर दिया गया था, तो यह कर दिया गया था सन 1882 ईस्वी में, तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसान क्रेडिट योजना कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है वह योजना 1998 से 1999 में लागू की गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस समिति से है। तो दोस्तों यह अभिजीत समिति से है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों यह की गई थी 22 जून 1999 में। दोस्तों यह किसानों की जो फसल में कभी कभी नुकसान हो जाता है तो उसका भारतीय सरकार एक बीमा करा लेती है, जिसमें भारतीय किसानों को उनके नुकसान का फंडिंग दी जाती है। तो दोस्तों यह इसी के लिए योजना तैयार की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जून 1999 में। नवीन राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई। तो दोस्तों यह की गई थी 28 जुलाई सन 2000 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 86वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, केंद्र सरकार ने नई जूट नीति को कब घोषणा की गई थी। तो दोस्तों यह की गई थी 15 अप्रैल 2005 को, तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एनएसए किसके द्वारा प्रचलित की गई थी। दोस्तों यह साधारण बीमा निगम की तरफ से की गई थी, तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। देश में फास्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर मूल्य की संरचना नियंत्रण कब हटाया गया। तो दोस्तों यह हटाया गया था अगस्त 1992 में, तो ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 89 क्वेश्चन क्या कहता है, दीर्घकालीन अनाज नीति पर सुझाव देने वाले उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों उस टाइम पर थे अभिजीत सेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सन 1980 और 81 से भारत में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक विनिमय योग लगाकर क्या हो रहा है। तो दोस्तों बढ़ रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। किन उपजों के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया गया। तो दोस्तों वह चाय, कॉफी, रबड़, तंबाकू पर, तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 92वां क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो दोस्तों भारत के तो हो गए एम.एस. स्वामीनाथन, अगर पूरे विश्व की बात करें तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, तो ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्य से प्रोत्साहित किया गया कर रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट और सेकंड। बिल्कुल बातें बिल्कुल सत्य हैं, तो बी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो दोस्तों यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, तो बी आंसर हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गन्ने की उचित व लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से अनुमोदित करता या करती है। तो दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को
किसके अधीन विनियमित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है राज्य द्वारा अधिकतम कृषि उत्पाद विनियमन समिति के अधिनियम के तहत। तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि की समृद्ध गतिविधियों के ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों की। तो ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 98वां क्वेश्चन क्या कहता है, कृषि उत्पादन में कॉस्ट के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी उदाहरण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों पूंजी बढ़ाने वाले प्रतियोगी प्रगति के लिए। तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सुपारी, जौ, कॉफी, रागी, मूंगफली, तिल, हल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ, रागी, मूंगफली और तिल ये अन्य फसलें पर रखी गई हैं। 100वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत द्वारा आयोजित कृषि जिसमें पिछले 5 वर्षों से निम्नलिखित में से किसका एक मूल्य आधार अधिकतम आयात हो रहा है? तो दोस्तों जो हो रहा है वनस्पति तेल का। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत व न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के भुगतान के लिए बोनस यदि कुछ है तो साथ ही साथ शामिल है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट, पार्सल प्रोसेसिंग प्रभार वितरण लागत। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी पहले इस यूनिट की पहली वीडियो नहीं देखी है तो वह भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों उसमें हमने पूरे फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करा हुआ है जिसमें उसमें 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं। 100 क्वेश्चन हमने आज सेकंड यूनिट में रखे हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट को पूरा कंप्लीट कवर कराएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस पेपर की तैयारी नहीं की है तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यह वीडियो उन्हीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मेरा खुद 30 तारीख में एग्ज़ाम है, मैंने इसी से अच्छी तैयारी की है। मेरा पहले एग्ज़ाम जो हुए थे मेरे बहुत काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो दोस्तों गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दोस्तों हम इसमें पेपरों के एनालाइज भी कराते हैं। आप अपने पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं जिसका हम एनालाइज करा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।